नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जब अडानी अडानी करते हैं तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ होती है। अब तकलीफ तो होती है मोदी जी को, लेकिन इस तकलीफ से, अडानी की तकलीफ से कहीं ज्यादा तकलीफ आजकल मोदी जी को राहुल गांधी के नए ऑपरेशन से है। एक ऐसा ऑपरेशन, या यूं कहूं एक ऐसा मिशन जो मोदी को सोने नहीं दे रहा। और आज की जो खबर है वो इसी पर है। आज इसी पर खुलासा है कि आखिर वो सीक्रेट मिशन राहुल गांधी का क्या है जो 2024 में नरेंद्र मोदी को हुकूमत से बाहर कर सकता है। अब यूं तो राहुल गांधी आजकल विधानसभा के चुनाव में व्यस्त हैं। तेलंगाना में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में, और हर जगह कांग्रेस की स्थिति कमोबेश मजबूत है। राहुल गांधी की कांग्रेस जीत भी सकती है, व्यस्त होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का ये जो सीक्रेट मिशन है, ये इन विधानसभा के चुनाव पर फोकस नहीं है। उनका जो सीक्रेट मिशन है वो 2024 पर फोकस है, जहां वो मोदी से इस बार दो हाथ करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं राहुल गांधी के इस मिशन की एक एक परतें खोलूं, सारे फैक्ट और फिगर आपके सामने रखूं, मैं चाहता हूं कि आप एक आंकड़ा देखिए। और ये आंकड़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी में मोदी जी का सारा खेल छुपा है, हार का, जीत का। और मैं आपसे बस चंद सेकंड चाह रहा हूं, गौर से देखिएगा इन आंकड़ों को। अब दोस्तों, पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री की, दूसरी बार उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल करी, उसी 2019 में मोदी जी की सीधी फाइट कांग्रेस के साथ 158 सीटों में थी। 158 सीट्स, 13 राज्य, 13 स्टेट्स, 13 राज्यों में 158 सीटों पर सीधी फाइट, डायरेक्ट फाइट, 1 वर्सेस 1, यानी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, तीसरा कोई नहीं। और ये जो 158 सीटें थीं, वहीं पर मोदी जी ने सबसे बड़ा कमाल किया। आप यूं कह सकते हैं कि जहां जहां कांग्रेस उनसे लड़ रही थी, वहीं वहीं मोदी जी ने खेल कर दिया। और इन 158 सीटों में, जी हां, आपको जानकर ताज्जुब होगा, इन 158 सीटों में जहां सीधी फाइट थी कांग्रेस के साथ, मोदी जी ने 149 सीटें जीती। जी हाँ, नोट करिए, 149, 149 सीटें मोदी जी ने जीती। और कांग्रेस को इन 158 सीटों में सिर्फ 9 सीटें मिली। और आप कह सकते हैं कि जो 303 सीटें मोदी जी ने 2019 में जीती बीजेपी के लिए, जो प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसमें से 50%, 50%, आधी सीटें कांग्रेस से छीनी थी, कांग्रेस को हरा कर छीनी थी, जहां कांग्रेस से सीधी फाइट थी। यानी पिछली बार अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती, फाइट देती, तो हो सकता है मोदी जी की संख्या, गिनती लोकसभा में 250 पर रुक जाती। अब दोस्तों, जरा इस आंकड़े को जरा राज्यवार भी देख लीजिए, एक बार स्टेट वाइज देख लीजिए कि कांग्रेस कहां खड़ी थी, अब कहां खड़ी है। मोदी जी 19 में कहां थे, 2024 में कहां खड़े होने जा रहे हैं। ये जो राज्य हैं जहां पर मोदी जी ने झाड़ू लगा दी थी, कमाल कर दिया था, वो राज्य देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती, उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें जीती, हरियाणा में 10 में 10 सीटें जीती, राजस्थान में 25 में 25 जीत ली, गुजरात में 26 में 26 सीटें जीत ली, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें जीत ली, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट जीत ली, 2 सिर्फ कांग्रेस को मिली, कर्नाटक में 28, जहां बुरी हार हुई इस बार मोदी जी की, कांग्रेस में 28 में 25 सीट जीत ले गए, कांग्रेस को सिर्फ 1 मिली। असम में 14 में, पहली बार 14 में 9 सीटें ले ली, 3 मिली सिर्फ कांग्रेस को। गोवा में 2 में से 1 ले गए। और कुछ छोटे राज्य जैसे अंडमान है, वहाँ कांग्रेस को 1 सीट जरूर मिली। अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 बीजेपी ले गई। दमन दीव हैं, और भी कई राज्य हैं जो मैंने इसमें नहीं शामिल किए। और मैंने वो राज्य शामिल नहीं किए कांग्रेस के जहां पर बीजेपी से लड़ाई नहीं थी, जैसे केरल में बीजेपी नहीं है, वहां लड़ाई नहीं थी। या जिस तरह से आप कह सकते हैं कुछ स्टेट्स, झारखंड या आप महाराष्ट्र ले लें, जहां कांग्रेस जो है वो यूपीए के तौर पर लड़ रही थी। मैंने वही राज्य लिए हैं, वही सीटें ली हैं जहां डायरेक्ट फाइट थी।
और नतीजा आपने देख ही लिया है। 158 में मोदी जी ने जैसे झाड़ू लगा दी, 158 में 149 ले गए। प्रधानमंत्री अगर बने तो उसका क्रेडिट उन कांग्रेसी उम्मीदवारों को है जो मोदी जी को तब फाइट नहीं दे पाए। और यही सीक्रेट मिशन है राहुल गांधी का, बंद कमरे में घोर तपस्या आप कह सकते हैं पिछले कुछ महीनों से। उसी पर मैं पर्दा हटाने जा रहा हूँ। अब राहुल गांधी का जो सीक्रेट मिशन है वो यही मिशन है, 158 सीटें जहाँ वो सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी को देने जा रहे हैं, जहाँ डायरेक्ट फाइट है, जहाँ सीधी लड़ाई है, कांग्रेस बनाम भाजपा, मोदी बनाम राहुल गांधी। और इसको लेकर वो पिछले कई महीनों से आप कह सकते हैं एक तरह से तपस्या पर बैठे हुए हैं, जिसकी लोगों को भनक नहीं है। और एक पूरी टीम उनके साथ है, उसमें केसी वेणुगोपाल हैं जनरल सेक्रेटरी जो संगठन के हैं, उसमें ये सब प्रवीण चक्रवर्ती हैं जो डेटा और रिसर्च करते हैं, हर सीट पर डेटा और रिसर्च देते हैं राहुल गांधी को, उसमें सुरजेवाला हैं, उसमें खड़गे भी हैं, उसमें और भी कई नेता हैं, और हर राज्य के 2 या 3 की पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो राहुल गांधी के साथ पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और जो फोकस राहुल गांधी ने किया है वो किया है राजस्थान पर, कर्नाटक पर, मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर, हरियाणा पर और असम पर। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये 120-117 सीटें हैं। और इन 117 सीटों पर राहुल गांधी जो स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं उसी को लेकर मोदी को परेशानी है, क्योंकि अगर इस सीधी फाइट में मोदी जी पिछड़ते हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि फिर हुकूमत से बाहर भी हो सकते हैं। अब इन राज्यों में राहुल गांधी ने फिलहाल कुछ छोटे छोटे राज्य हैं उनको बाहर कर दिया है। गुजरात पे वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च राहुल गांधी नहीं करना चाहते, उनका हिंदी हार्टलैंड पे ज़्यादा फोकस है। और इसके अलावा महाराष्ट्र में जहाँ पर, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वहाँ महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, क्योंकि वहाँ इंडिया अलायंस है, बिहार में इंडिया अलायंस है, वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड में इंडिया अलायंस है, उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस है, बंगाल में इंडिया अलायंस है। इसलिए मैं जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस लड़ रही है, जहाँ जहाँ सारा अपोजिशन 1 वर्सेस 1 करके लड़ रहा है मोदी के साथ, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जहाँ कोई तीसरा और नहीं है। और इसमें राहुल गांधी ने गुजरात को फिलहाल हटा दिया है। उनका जो फोकस है, एक तो कौन लड़ेगा, कैसे लड़ाया जाएगा, उसको अभी से तैयारी कर रहे हैं। और जो वोट बैंक की जहाँ तक बात है, ओबीसी दलित और मुस्लिम, अब ये जो चंक है, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि राहुल गांधी को आप काफ़ी समय से अगर आप गौर करके देखें तो ओबीसी पिछड़ा, अति पिछड़ा उसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या रैली हो। और एक तरह से उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, नैरेटिव सेट कर दिया है जिसको लेकर मोदी जी परेशान है, क्योंकि ओबीसी ही बेस वोट है बीजेपी का। तो ओबीसी, दलित और मुस्लिम, और बहुत सी कंस्टिट्यूंसीज में जो 158 सीटें हैं, मैं सारा ब्रेकअप आपको नहीं दे सकता, ये जो वोट बैंक है ये 70% से ऊपर निकल जाता है, जहां उनका फोकस है 70% प्लस। और ऐसी तैयारी न 14 में हुई थी, न 19 में हुई थी। मोदी जी इसीलिए परेशान है कि हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। अब दोस्तों, ये जो ऑपरेशन मोदी कह लीजिए या मिशन कह लीजिए राहुल गांधी का, इसको लेकर जिस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी हैं। और मुझे लगता है कि प्रोफेसर रवि कांत जो कांग्रेस को भीतर तक समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, आंकड़े जो हैं उसके वो जादूगर हैं, आंकड़े का बहुत बड़ा डेटा उनके पास है, रवि कांत के पास, उनसे भी बहुत सी बातें होंगी। इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं इस स्ट्रैटेजी के अलावा, और वो फैक्टर्स हैं कि मोदी जी का वो जो जादू है 2014-19 का, वो उतर रहा है। एंटी इनकम्बेंसी बुरी तरह से हावी है, बेरोज़गार, पेंशन का मुद्दा, महंगाई, इन्फ्लेशन, ये सारे मुद्दे हैं जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया। और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, आप कह सकते हैं डबल एंटी इनकम्बेंसी, शायद उसका सामना कर्नाटक में मोदी जी को करना पड़ा, उसका सामना हिमाचल में उनको करना पड़ा। और जितने भी बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, वहाँ पर जितने बाई इलेक्शंस हुए, चाहे मैनपुरी का हो, खतौली का हो, घोसी का हो, वो मोदी जी हार गए अपने सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में। और भी बाई इलेक्शंस, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बिहार में हो, लगातार बीजेपी उपचुनाव हार रही, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का। ये भी एक बड़ा फैक्टर। और इन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो परिवारवाद का मुद्दा है, उसमें राहुल गांधी ने परिवार को एकदम किनारे कर दिया।
और एक ऐसा ट्रम्प कार्ड, एक ऐसा पत्ता चला कि मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। वो पत्ता है ये साहब, जी हाँ, मल्लिक अर्जुन खड़गे, एक दलित फेस जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए 14 और 19 से अलग हटके एक बड़े वोट बैंक का जुगाड़ भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस सब को समझने के लिए हमको प्रोफेसर रविकांत साहब के पास चलना पड़ेगा। पिक्चर एकदम मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। क्या वाकई मोदी जी हुकूमत से बाहर होने जा रहे हैं? और ये जो सीक्रेट मिशन है, मिशन 158 कह सकते हैं आप, ये क्या वाकई मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, बिगर देन अडानी? डॉक्टर साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि पिछली बार अगर हम देखें, आंकड़े देखें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गलती है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की गलती है, कहीं ना कहीं विपक्ष की गलती, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की गलती है, जहां नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने का मौका खुद कांग्रेस ने दिया। और अगर ये आप आंकड़ा देखें, 158 सीटें हैं, 158 सीटें, और इसमें मैं कई बड़े राज्य गिन रहा हूं, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, असम है, गुजरात है, इन 158 सीटों में। और इन 158 सीटों में सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। इसमें कोई तीसरी पार्टी नहीं है, इसमें कोई ममता बनर्जी नहीं है, इसमें कोई आम आदमी पार्टी नहीं है। यहां सीधी फाइट है, डायरेक्ट फाइट है। और उस डायरेक्ट फाइट में जो सीधी फाइट है, 158 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 9 जीती, 158 में 9। आप सोच सकते हैं कितना पुअर रिजल्ट रहा। और मोदी जी 149 सीटें जीत गए 158 सीटों में। और अगर आप देखें पिछली बार, तो 50% सीटें मोदी ने सीधे कांग्रेस के हाथ से छीनी है। कांग्रेस के हाथ से, कांग्रेस से लूट कर वो ले गए 50% सीटें। अगर कांग्रेस ना होती या कांग्रेस थोड़ा सा रेसिस्टेंस देती 2019 में, तो मोदी सरकार नहीं बना पाते। ये रिजल्ट है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बार आपको क्या लगता है, क्या इस बार राहुल गांधी पूरी तरह से मुस्तैद हैं? क्या उनका फोकस है इस 158 सीटों पर कि अगर यहां मैंने मोदी को रोक दिया, कांग्रेस चाहे तो अकेले दम पर मोदी को रोक सकती है? इस बार क्या आपको लग रहा है, क्या रणनीति है? देखिए दीपक जी, ये 2014 और 2019 का चुनाव नहीं है, और ना वो राहुल गांधी है। पिछले 2 साल को अगर देखें, खास करके 2 साल को, भारत जोड़ो यात्रा जिसमें है, जिसमें राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी पर सीधे प्रहार कर रहे हैं और वो खुद स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं। जिन 158 सीटों की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पैनी निगाह राहुल गांधी की है, सारा डेटा उनके पास है। और जो कांग्रेस पार्टी के डेटा एनालिस्ट हैं प्रवीण चक्रवर्ती जी, वो उनको सीधा प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक लोकसभा सीट पर राहुल गांधी की निगाह है और वो यहीं पर मात देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। तो पूरे तरीके से राहुल गांधी बिसात बिछा चुके हैं और वो जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की जो असली ताकत है वो यहां है। यहां अगर उन्होंने दबोच लिया नरेंद्र मोदी को, तो फिर मोदी जी बिहार में क्या करेंगे, वो महाराष्ट्र में क्या करेंगे? जी, आपको लगता है कि कर्नाटक में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की हार हुई, उनका मोदी मैजिक, वो हमने दक्षिण भारत में उतरते हुए देखा, और हिमाचल में भी हमने उतरते देखा। हिमाचल जो मोदी जी का गढ़ रहा है, मोदी जी ने जहां प्रचारक के तौर पे बरसों बरस हिमाचल में बिताए हों, वहां पर भी वो हारे हैं, कई बाई इलेक्शंस हारे। आपको लगता है कि इस बार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मोदी जी को काउंटर करेंगे राहुल गांधी? और अगर काउंटर करेंगे तो आपको लक्षण क्या दिख रहे हैं? दीपक जी, जो 2 राज्यों की आपने चर्चा की, हिमाचल और कर्नाटक, यहां दोनों जगहों पर मोदी जी ने अपनी इमेज झोंक दी थी। हिमाचल में आप याद कीजिए, जहां विधायक को फोन करके वो कह रहे हैं प्रत्याशी को कि आप मुझे समझिए, मुझे देखिए। और कर्नाटक में भी उन्होंने आखिरी के 10-12 दिन पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दिया था, लेकिन नतीजा जो हुआ वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया। इसका मतलब है कि अब नरेंद्र मोदी का वो जलवा नहीं है, वो जादू नहीं है, वो उतर चुका है नशा जो 2014 और 2019 में है। और उसकी वजह ये है कि हर घर में कोई बिना पेंशन का बाप बैठा है और कोई बेरोजगार बेटा बैठा है। महंगाई कहां पर है? के बाप और बिना काम का बेटा, बेरोजगार बेटा,
तो क्या करेंगे मोदी जी? हर घर में जो नारा था ना, घर घर मोदी, अब हर घर में एक मोदी का आलोचक कम से कम बैठा है, उस मिडिल क्लास में भी जो कभी उनका गुणगान करता था। ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी इन राज्यों में खास करके वो अपना परचम लहरा पाएंगे? और तब जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जोड़ी है वो करिश्मा करने जा रही है, नैरेटिव चेंज आपको कर दिया लगता राहुल है, गांधी ने। आपको एक चीज, आपने खड़गे का नाम लिया, खड़गे साहब को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया, एक दलित फेस को प्रोजेक्ट किया, उसको एम्पावर किया, उसको शक्ति दी, उसको खुद गांधी परिवार ने आगे बढ़ाया। आपको लगता है कि जब आप गांव-गांव जाते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और दिल्ली आते हैं या और जगह आप जाते हैं, क्या गांव-गांव खड़गे का नाम दलितों के बीच में पहुंच रहा है? क्या जो कमजोर तबका है इसके बीच में खड़गे का नाम पहुंच रहा है? और क्या मैसेजिंग सही राहुल गांधी कर रहे हैं? असर है इसका? डेफिनेटली, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। दीपक जी, इस देश में आजादी के बाद जो तबका सबसे ज्यादा चेतना संपन्न हुआ अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी अस्मिता को लेकर के, वो दलित है। और बाबा साहब अंबेडकर का वो सपना कि कब दिल्ली के लाल किले से कोई दलित प्रधानमंत्री ध्वज फहराएगा, तिरंगा फहराएगा, वो सपना कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया है। और दलितों के बीच में ये नैरेटिव है कि कांग्रेस पार्टी दलित प्रधानमंत्री दे सकती है। और दूसरा, नरेंद्र मोदी और पूरे आरएसएस, भाजपा जिस तरह से गांधी परिवार को घेरते थे, वो यहां पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य रणनीति है, जी, काउंटर किया है। जो परिवारवाद का आरोप लगता था कि साहब गांधी पर, वो बात अलग है कि 1989 के बाद कोई गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो चस्पा किया जाता था परिवारवाद को। यहां पर एक तीर से दो निशाने, एक तरफ तो उन्होंने परिवारवाद के और उस पूरे आरोप को खत्म किया, और दूसरा खड़गे जी को ला करके उन्होंने दलितों में, वंचितों में, पिछड़ों में ये पूरा संदेश पहुंचा दिया है। और आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमारे बुंदेलखंड से जुड़े हुए मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और कर्नाटक, दक्षिण का तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जहां लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी पानी की बोतल को राहुल गांधी खोल करके पिलाते हैं, जेपी नड्डा वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो अगवानी करते हैं और मोदी जी के फोटो फ्रेम में भी आ जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको गांधी परिवार और पूरा कांग्रेस पार्टी सम्मान दे रहा है, इसी सम्मान का भूखा पूरा दलित समाज है दीपक जी। और वो जो देख रहा है उसकी आस लग गई है कांग्रेस में, राहुल गांधी को वो सैल्यूट कर रहा है। एक चीज डॉक्टर साहब, क्योंकि आप आंकड़ों में बिलीव करते हैं और आपकी रिसर्च भी कम नहीं होती, जैसे मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में 29 सीटें थी, पिछली बार सिर्फ एक सीट जीती कमलनाथ के बेटे ने, यानी टोटल 29 सीट में मध्य प्रदेश में एक सीट जीती, जबकि मध्य प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव जीता था। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक सीट, 25 में से एक सीट कांग्रेस 2019 में नहीं जीती। टोटल मोदी मैजिक था राजस्थान में। और अगर हम आप छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट मोदी जी ले गए, वहां भी कांग्रेस की सरकार थी। आपको लगता है कि ये जो 60-65 सीट की बेल्ट है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिसमें बहुत ही खराब रिजल्ट था, सिर्फ 3 सीटें जीती, 3, आपको लगता है कि ये टैली बढ़ेगी राहुल गांधी की? राहुल गांधी इस पर फोकस कर रहे हैं और इस बार नतीजे जो लोकसभा के होंगे वो चौंकाने वाले होंगे? निश्चित तौर पर आप इन राज्यों को अगर देखें, इसमें माइनस आप गुजरात कर दें, गुजरात जी, में मैंने कर दिया गुजरात। हाँ, वो प्रतिपक्ष में नहीं है, वास्तव में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में आज के हालात देख लीजिए और शिवराज सिंह चौहान का बयान देख लीजिए, जब वो कहते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, और जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे, तो बगावत के स्वर अब धीरे धीरे उठने लगे हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, अब वो वसुंधरा नहीं है, वो वीरांगना बन चुकी हैं, दोनों हाथों में तलवार है और सीधे आंखों में आंखें डाल करके चुनौती दे रही है मोदी। आपको डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ क्या लग रहा है? छत्तीसगढ़ में पिछली बार सिर्फ 2 सीट मिली थी, 11 में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, पुअर परफॉर्मेंस थी पिछली बार। इस बार आपको लगता है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चीजें बदली हुई हैं? निश्चित तौर पर भूपेश बघेल ने वहां पर सोशल इंजीनियरिंग भी की है, और दूसरा हिंदुत्व के कार्ड को वहां खत्म कर दिया उन्होंने। मोदी जी वहां नहीं चलते हैं, राहुल गांधी वहां
अलग से वो जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, अभी उन्होंने बिलासपुर में यात्रा की, वहां एक बड़ी रैली की, तो ये बीजेपी का मैसेजिंग हाल और क्या है दूसरा छत्तीसगढ़ में डॉक्टर साहब? बीजेपी का हाल तो ये है कि जो मोदी जी ने किया है ना, संजय सिंह का या दूसरे और लोगों का, वहां पर बीजेपी के पूर्व विधायकों, मंत्रियों की फाइल सब भूपेश बघेल की टेबल पर है। जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वहां कोई चू नहीं कर सकता। और मतलब मोदी जी ने मोदी जी तो का गुजरात मॉडल है छत्तीसगढ़ में। डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल वही मॉडल चल रहा है। और रमन सिंह को इन्होंने ड्रॉप कर दिया, मोदी जी ने नाम तक नहीं लेते हैं वहां पर। अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मोदी जी को दरअसल बहुत अ, अजीब किस्म का भाव लगता है जब उनके बराबर में कोई खड़ा होता है, उनकी तरह का कोई एक्सपीरियंस होल्डर होता है, तो उसे वो कतई भाव नहीं देते, उसका नाम भी नहीं लेते। जी, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि अगर ये जो पिछली बार 150 सीटों पर जो सीधी लड़ाई थी राहुल गांधी और मोदी की, जिसमें मोदी स्वीप कर गए, कांग्रेस से आप कह सकते हैं 90% प्लस सीटें वो ले गए खींच के, सिर्फ 150 में से 9 सीटें कांग्रेस के पास आई। अगर इस बार इन 150 सीटों पर राहुल गांधी स्ट्रेटेजिकली लड़ते हैं, आपको लगता है कि इस बार मोदी की जो संख्या है, जो गिनती है, पिछली बार तकरीबन 150 सीटें जीती थी 158 में, ये संख्या गिरेगी, 50% कम हो सकती है, 40% कम हो सकती है? क्या लग रहा है, क्या फीडबैक आपके पास आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों से? देखिए दीपक जी, इतना स्ट्राइक रेट जो है वो तो कभी हो नहीं सकता, दोबारा वो नहीं दोहराया जा सकता है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ओबीसी कार्ड, दलित आदिवासियों के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, और उस पर जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, हर कार्यकर्ता अपने कैडर को मजबूत किया है। आज उनका कार्यकर्ता वो शर्म नहीं करता है, वो अपना झंडा लेने में, पंजा दिखाने में। तो एक तो ये सांगठनिक स्तर पर बदलाव हुआ है, नैरेटिव बदला है। और दूसरा, इधर देखिए एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की, और सारे प्रदेशों में लंका लगी हुई है। आप हरियाणा को ले लीजिए, वहां पे क्या है, दोनों पिता जी, पुत्र दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा बहुत मेहनत कर रहे हैं, और खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, वहां किसान खड़े हो गए थे, आपको याद होगा। जी, दुष्यंत की बैसाखी पर वो चल रहे हैं, वहां पे क्या होगा समझ सकते हैं। राजस्थान में आइए, कितने भागों में बटी हुई है बीजेपी, और यहां सचिन पायलट ने बगावत की थी, अब वो भी साथ में है, तो वो वहां पे नहीं हो सकता जो उन्होंने 25-0 का दिया था। मध्य प्रदेश में इस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और ऊपर से जो एंटी इनकम्बेंसी है 18 साल की बीजेपी की, वो फिर छत्तीसगढ़ का बता ही चुके हैं। कर्नाटक में डीके शिवकुमार जैसा चाणक्य, आप चाणक्य उनको बोलते हैं, और ऊपर से वो सिद्धारमैया, वो सोशल इंजीनियरिंग, और दक्षिण का दरवाजा तो बंद हो चुका है बीजेपी का, वहां तो कुछ बचता ही नहीं है। ले दे करके असम में 14 सीटें जो हैं, 9 जीती जीती थी बीजेपी ने। हेमंत बिस्व शर्मा वहां लगातार एंटी मुस्लिम बोलते रहते हैं, लेकिन वो जो उत्तर पूर्व है उसके भी हालात बदल चुके हैं। अब मणिपुर खासकर देख मणिपुर लीजिए, की, जी। मिजोरम देख लीजिए। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर आपका क्या मानना है कि इस बार जो सीधी लड़ाई है कांग्रेस बनाम भाजपा की, ये लड़ाई 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग है, और सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी को इन्हीं 150 सीट पे मिलने जा रही है, जहां पर पिछली बार झाड़ू लगा के वो थोक के भाव, होलसेल के भाव, बोरा भर के सीटें ले गए थे कांग्रेस से। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। डेफिनेटली इस बार आप देखिएगा कि ये कांग्रेस की तरफ पलड़ा झुका हुआ है, और मुझे तो ये लगता है कि 60 और 40 का रहने वाला है। जो 158 सीटें, 60 और 40 मिनिमम बता रहा हूं मैं आज की तारीख में, और अभी ये नैरेटिव बढ़ेगा, और तब ये हो सकता है कि वो 70-30 रह जाए। आज की तारीख में वो 60 और 40 है। तो कांग्रेस 60 और पार्टी को 40। सीधे तौर, और यही राहुल गांधी खेल करना चाहते हैं। जो खड़गे और राहुल की जोड़ी है वो यही खेल करना चाहते हैं, मोदी को वहीं उनके ही पिच पर मात दे दी जाए, ये स्ट्रेटजी चल रही है। और उसके बाद इंडिया अलायंस जहां पर है, अब चाहिए बिहार झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र, और नीचे केरल, बंगाल है। तमिलनाडु, बंगाल है, यहां पर तो वो गुगली नहीं चलने वाली है मोदी जी की, यहां पर तो पिच उनके खिलाफ है। डॉक्टर साहब, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि इस बार जो फर्क आपको दिखता है, जहां पर जिन जिन राज्यों में सीधी लड़ाई है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की, आपने कहा कि 60-40 का अंतर लगता है, यानी
40 जो है वो मोदी हैं, 60 पर राहुल गांधी खड़े हैं। ये अगर आंकड़ा आपको दिख रहा है, जैसा कि फीडबैक आप दे रहे हैं, मुझे लगता है कि 60-40 ही नहीं, अगर 50-50 भी मैं मान लूं, अगर 50-50 भी है, तो भी मोदी जी के लिए सीधे सीधे तकरीबन 70-75 सीटों का लॉस है। और 70-75 सीटों का लॉस का मतलब है कि मोदी जी की टैली गिनती 220, 215, 210 पर रुक रही है, जो एक अच्छे लक्षण बीजेपी के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए नहीं। और ऐसा लगता है कि अगर ये हाल रहे, जिस तरह के संकेत आप दे रहे हैं, तो मोदी जी के लिए वाकई तीसरी बार शपथ लेना प्रधानमंत्री की आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल चुनौती है। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला और आप जिस तरह से एक तो आपकी रिसर्च ही मैं दाद दूंगा, दूसरा जिस धारा प्रवाह से आप बोलते हैं कैमरे पर, बिना दबे, बिना रुके, बिना डरे, ये भी एक कमाल की तारीफ करूंगा। आज के दौर में खुलकर आप बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों की तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से कि आप आते हैं, समय निकालते हैं। थैंक यू सो मच सर।